अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिविडेंड पॉलिसी पार्ट 6 में हम एक तीसरे मॉडल को देखने वाले हैं, एमएम मॉडल यानी मोदी गिलियानी मिलन थ्योरी। प्रीवियस वीडियो में हमने रिलेवेंट मॉडल के बारे में बात की थी, जो कि क्या कह रहे थे, ये बता रहे थे रिलेवेंट मॉडल का मतलब क्या हो गया। उनका कहने का मतलब था कि डिविडेंड पॉलिसी है, उसमें जो भी चेंजेस आता है, डिविडेंड पॉलिसी जैसे हम फॉलो करते हैं उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे वैल्यू ऑफ द फर्म पर होता है। लेकिन एक ऐसे सिद्धांतकारी थे या ऐसे प्रोफेसर थे जिन्होंने स्पेशल बताया कि डिविडेंड पॉलिसी में अगर आप चाहे डिविडेंड दें चाहे डिविडेंड नहीं दें, उसका अपनी वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसे इररिलेवेंट थ्योरी बोला जाता है। आर यू क्लियर? रिलेवेंट थ्योरी जब बोला जाएगा तब आपको दो मॉडल इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, वॉल्टर और गॉर्डन का मॉडल। लेकिन इररिलेवेंट में एमएम मॉडल स्पेशल दे रखा है और बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया इन्होंने डिविडेंड का इफेक्ट। ठीक है, तो चलिए आज इसी मॉडल के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, मेन बात करेंगे कि ये जो सिद्धांत है उसका कहने का मतलब क्या था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, द मोस्ट कंप्रहेंसिव आर्ग्यूमेंट इज सपोर्ट ऑफ द इररिलेवेंट। आपको ये वर्ड बहुत याद रखना है, ठीक है। इररिलेवेंट का मतलब क्या हो गया, जो बिल्कुल बता रहा है, क्या बता रहा है, ऑफ डिविडेंड इज प्रोवाइडेड बाय द मोदी मिलन थ्योरी एज ऑल्सो नो एज द एम हाइपोथेसिस। ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि लाभांश की अप्रासंगिकता के समर्थन में सबसे व्यापक तर्क, यानी जो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट किए, वो मोदी गिलियानी मिलन के द्वारा प्रदान किया गया, जिसे एम हाइपोथेसिस यानी कि हम कह सकते हैं एम परिकल्पना के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है आपको? इन्होंने बहुत ही अच्छे से डिविडेंड के बारे में बताया कि ऐसा होता है। चलिए देखते हैं ये क्या कहना चाहते थे। According to this theory, dividend policy has no effect the share price of the firm. ध्यान रखिएगा, इनका मेन जो की लाइन थी वो यही थी कि जो डिविडेंड पॉलिसी आप फर्म में चाहे कैसी भी फॉलो करें, उसका कोई भी इफेक्ट है, नो इफेक्ट द शेयर प्राइस ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म के शेयर प्राइस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसे इररिलेवेंट थ्योरी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इररिलेवेंट का मतलब क्या हो गया, अप्रासंगिकता, ठीक है, यानी कि वो रिलेटेड नहीं है। इज देयरफॉर ऑफ नो रिलेवेंस, यानी कि उनका कहने का मतलब था कि इस सिद्धांत के अनुसार लाभांश नीति का फर्म के शेयर की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए इसकी कोई प्राथमिकता या कह सकते हैं कोई भी प्रासंगिकता नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। According to them, it is the investment policy through which the firm can increase its earning and thereby the value of firm given the investment decision of the firm. अब देखिए, आपको पता होगा कि फिनेंशियल मैनेजमेंट के 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। कौन कौन से डिसीजन होते हैं? जैसे फिनेंस का होता है, जो हम फाइनेंस करते हैं उनका डिसीजन हो गया, ठीक है। साथ ही सेकंड अगर हम बात करें डिसीजन की, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। ये 3 डिसीजन इंपॉर्टेंट होते हैं फिनेंस मैनेजमेंट के। लेकिन इनका कहना था कि ये 2 ही सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, 2 ही डिसीजन होते हैं, एक तो फाइनेंस वित्त का निर्णय या फिर विनियोग का निर्णय। तो इन्होंने क्या कहा कि इसके अनुसार जो निवेश नीति है उसके माध्यम से आप कह सकते हैं फर्म अपनी कमाई को बढ़ा सकती है और इस प्रकार फर्म के निवेशक निर्णय को देखते हुए फर्म का मूल्य बढ़ सकता है। यानी उनका मानना था कि जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है उसके कारण हमारी जो अर्निंग होती है संस्था की वो बढ़ जाती है और इससे क्या होगा, वो वैल्यू ऑफ द फर्म को कह सकते हैं इफेक्ट करेगा और हमारी ये जो निर्णय है वो किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट जो विनियोग निर्णय है उनसे। देखिए, इस थ्योरी का अगर हम कंक्लूजन अगर एक लाइन में कहना चाहते हैं तो वो ये होगा कि एमएम जो थे, उन्होंने जो मोदी गिलानी मिलन थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि डिविडेंड पॉलिसी आप चाहे डिविडेंड दो चाहे डिविडेंड नहीं दो, इसका कोई इफेक्ट आपकी फर्म पे नहीं आया था। साथ ही सेकंड चीज आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने फोकस फिर किस डिसीजन पे किया, तो उन्होंने फोकस किया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे, यानी कि
जो हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है उस पर उन्होंने क्या किया, ध्यान ज़्यादा दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी या संस्था के पास में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यानी अवसर मिलते हैं तो संस्था क्या करेगी, अपनी अर्निंग को बढ़ा सकती है। इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो फर्म के वैल्यू को इफेक्ट करेगा, ना कि डिविडेंड डिसीजन। ओके, नेक्स्ट द डिविडेंड डिसीजन explaining the earning in the package of the retention and dividend under condition of perfect capital market। अब ध्यान रखिएगा कि इनका क्या कहना था कि लाभांश निर्णय में जो आप देखते हैं प्रतिधारित आपकी प्रतिधारण है, लाभांश के पैकेज हैं, आय को विभाजित करते हुए उन्होंने क्या बताया, कुछ अपनी स्पेशल कह सकते हैं फीचर्स बताएं कि भाई मेरा थ्योरी में ये होगी। तो इन्होंने माना अंडर द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कैपिटल मार्केट। उनका कहने का मतलब क्या था कि उनके हिसाब से मार्केट कैसा होगा, पूर्ण बाजार। ठीक है, उनका मानना था परफेक्ट मार्केट होगा। ठीक है, रैशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि जो इन्वेस्टर्स होंगे, विनियोगकर्ता होंगे, उनको पूरी जानकारी होगी, यानी कि उन्हें पूरा नॉलेज होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। एब्सेंस ऑफ टैक्स यानी टैक्स नहीं होगा। एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि उन्होंने बताया डिफरेंस, किस में अंतर बताया कि लाभांश और जो पूंजी होते हैं उनके बीच में भेदभाव। ठीक है, गिवन द फर्म इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इट्स डिविडेंड पॉलिसी may have no influence on the market price of share। सिंपल है, लास्ट में उन्होंने क्या दिया कि डिविडेंड पॉलिसी जो है उनसे हमारे मार्केट के शेयर प्राइस को प्रभावित नहीं करती है। तो इसका मेन आपको क्लियर होगा कि मेन ये थ्योरी क्या कह रही थी, इररिलेवेंट थ्योरी है। एक ही थ्योरी आपको याद करनी है, इररिलेवेंट में एमएम थ्योरी थी। क्लियर है आपको? बात करते हैं इसके एजम्पशन की, क्या इन्होंने एजम्पशन दिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इनके एजम्पशन क्या थी, परफेक्ट कैपिटल मार्केट। परफेक्ट कैपिटल मार्केट इन विच ऑल इन्वेस्टर आर रैशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मार्केट कैसा होगा, परफेक्ट कैपिटल मार्केट होगा। क्लियर है? इन्वेस्टर कैसे होंगे, रैशनल होंगे, उनको सारी जानकारी होगी और फ्री कॉस्ट मिलेगी। ओके, सिक्योरिटीज आर इन्फिनिटली डिविजिबल। ठीक है, जो आपकी सिक्योरिटीज होगी, प्रतिभूतियां होगी, वो क्या होगी, उसमें विभाज्य होगी। नो इन्वेस्टर इज लार्ज इनफ to influence the market price of security, they are no fluctuation cost। अब देखिए क्या कहा है इन्होंने कि कोई भी निवेशक प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, यानी कोई इन्वेस्टर है वो हमारे मार्केट प्राइस की सिक्योरिटीज को इफेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। दे आर नो आप कह सकते हैं फ्लोटिंग कॉस्ट, ये ध्यान रखिएगा इसमें जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो नहीं है, तो दे आर नो फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है कि जब हम शेयर वगैरह लेके आते हैं तो जो आपकी कॉस्ट लगती है वो आपकी नहीं होगी। ओके, दे आर नो डिफरेंट इन टैक्स रेट एप्लीकेबल टू कैपिटल गेन एंड डिविडेंड। क्या कह रहा है, पूंजीगत लाभ और लाभांश पर लागू कर दरों में कोई अंतर नहीं होगा, यानी कोई डिफरेंस नहीं होगा टैक्स रेट एप्लीकेबल और आपका किसमें, कैपिटल गेन में, यानी पूंजीगत लाभ और लाभांश पर लागू जो कर टैक्स रेट रहेगी उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है एजम्पशन, द फर्म हैज गिवन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी विच डज नॉट चेंज। ध्यान रखिएगा, फर्म की एक बार जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अगर डिसाइड हो जाती है तो उसमें बार बार चेंजेस नहीं होगा विनियोग नीति। इन अदर वर्ड्स, फाइनेंसिंग ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट विल नॉट चेंज द बिजनेस रिस्क कॉम्प्लेंशन ऑफ द फर्म एंड देयरफॉर नो चेंज इन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान रखिएगा, इन्होंने साफ कह दिया है कि जो हमारी एक बार इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होगी फर्म की वो बार बार नहीं बदलेगी। अगर अदर वर्ड्स में हम बात करें दूसरे शब्दों में, तो नए निवेश के जो फिनेंस हम नया अगर कोई निवेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे भी फर्म की जो रिस्क रहती है, व्यावसायिक जोखिम है, वो नहीं बदलेगी। इसलिए प्रतिफल आवश्यक दर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, ये जो तीसरा पॉइंट है ना, वो ये कह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो सर्टन रहेगी, निश्चित रहेगी। अगर हम नई इन्वेस्टमेंट
पॉलिसी लाते हैं तो उसकी रिस्क, अगर हम नए तरीके से कैपिटल का अरेंजमेंट करें या नया विनियोग अगर हम करेंगे, नया इन्वेस्टमेंट अगर हमें करना है तो उसकी रिस्क में चेंजेस नहीं होगा, उसकी जोखिम नहीं बदलेगी। तो जोखिम रिस्क में बदलाव नहीं आएगा तो आपको जो मिलने वाली इनकम है, यानी कि जो प्रतिफल है, प्रतिफल का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ रिटर्न, तो आप उसमें भी बदलाव नहीं आएगा। जब रिस्क नहीं बदलेगी, आप कोई नया विनियोग कर रहे हो, उसकी रिस्क एज इट इज है, तो आपका जो रिटर्न है वो भी डाउन नहीं होगा, वो भी एज इट इज रहेगा। इन्वेस्टमेंट आर एबल टू फोरकास्ट फ्यूचर प्राइस एंड डिविडेंड विथ सर्टेनिटी। दिस एजम्पशन इज ड्रॉप्ड बाय MM लेटर ऑन। ध्यान रखिएगा, निवेशक निश्चित रूप से भविष्य की कीमतों और लाभांश की भविष्यवाणी करने में सक्षम होंगे। देखिए ये बहुत ही डिफॉल्ट वाला पॉइंट था और बाद में इन्होंने इस पॉइंट को, इस एजम्पशन को उन्होंने स्वयं खुद ही हटा दिया था बाद में इस एजम्पशन को। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो इन्वेस्टर्स हैं, जो विनियोग करता है, उनको फ्यूचर, भविष्य की जो कीमत होगी या भविष्य में क्या डिविडेंड होगा उसकी वो भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या हम फ्यूचर के बारे में ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइस ये रहेगा या हमें इतना डिविडेंड मिलेगा? नहीं, क्योंकि फ्यूचर वर्ड आते ही हमें पता है कि भविष्य अनिश्चित होता है, हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है, इसीलिए उन्होंने खुद ही इस एजम्पशन को बाद में हटा दिया था। तो ये मेन एजम्पशन थी किसकी? MM थ्योरी की। ध्यान रखिएगा, MM थ्योरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, वो ये थी कि इसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट यूज किया गया था, होम मेड डिविडेंड। ध्यान रखिएगा, होम मेड डिविडेंड का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे इन्होंने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, होम मेड डिविडेंड। अब यहाँ पे इनके पास में ये था, या तो क्या करें कि अपनी जो भी इनकम है, इनकम को उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग में काम में लेंगे, हम डिविडेंड नहीं देंगे। ओके। और दूसरा इन्होंने कहा कि चलिए हमारे पास में, संस्था के पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है या हमारे पास अगर कुछ बचा हुआ इनकम है तो उसे हम क्या करेंगे, डिविडेंड के रूप में दे देंगे। ठीक है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, रिटेन अर्निंग में रख रहे हैं हम पूरी इनकम को, तो सिंपल है कि हम यहाँ इस कंडीशन में डिविडेंड नहीं देंगे। तो यहाँ पे डिविडेंड नहीं मिलने पर शेयर होल्डर होंगे, अब उनको अगर बाय चांस कैश की नीड है, उनको तो पैसा चाहिए, तब वो क्या करेंगे, अपने इन शेयर को, कुछ शेयर को, यानी कि अपने कुछ शेयर को वो क्या करेंगे, सेल कर देंगे। ठीक है, सेल कर देंगे, किसी और के नाम कर देंगे। ठीक है, और वहां से कैश ले लेंगे। तो ये कहलाता है होम मेड डिविडेंड। होम मेड डिविडेंड का मतलब है कि शेयर होल्डर क्या करेंगे, खुद ही अपने डिविडेंड का जब उनको नहीं मिलता है कंपनी की ओर से, तो वो इनका अरेंजमेंट कर लेते हैं। यानी कैसे किया कि शेयर को क्या करेंगे, सेल कर देंगे। ठीक है, और जो शेयर है उनको सेल करने के बाद में वो अपने कैश ले लेंगे और जो शेयर है वो किसी और को दे देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक राम है और एक मोहन है। ठीक है, अब राम जो है वो एक्स कंपनी में क्या है, उसके पास एक्स कंपनी के शेयर हैं। ठीक है, एक्स कंपनी के शेयर है राम के पास में। अब ये अपने शेयर में से 500 शेयर को लेकर मोहन को दे देता है कि भाई तू रख ले। इसका मतलब है इसको शेयर देंगे तो अब ध्यान रखिएगा, इसके पास कुछ तो रिमेनिंग शेयर बचेंगे, यानी कि कुछ शेयर को, ठीक है, यानी कि सम शेयर्स आर सेल। ठीक है, कुछ शेयर को ही सेल कर रहा है, तो किसको कर रहा है, मोहन को। अब मोहन को सेल करने के बाद में मोहन के पास में आ जाते हैं शेयर, और मोहन उसको क्या दे देता है, कैश दे देता है, जो इसको रिक्वायरमेंट थी। लेकिन क्या कंपनी पे कुछ फर्क हुआ क्या? कंपनी को कोई फर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राम एक शेयर होल्डर था, अब मोहन भी उसका क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर बन जाएगा, अंशधारी बन जाएगा। 500 के शेयर थे, अब 500 के जो शेयर कम हुए थे वो 500 तो मोहन के पास आ गए, तो बात तो कंपनी को कोई इफेक्ट होगा नहीं होगा। उनके कंपनी के लिए तो फायदा ही है कि मोहन भी अब शेयर होल्डर बन गया है। ठीक है, तो नो इफेक्ट। रिटर्न अर्निंग का मतलब कि इन्होंने साफ बता दिया कि डिविडेंड पॉलिसी आप चाहे कैसी भी रखें, इसका कोई इफेक्ट जो है वो संस्था पे या संस्था के जो शेयर हैं उस पर नहीं आने वाला है। क्लियर है? तो ये भी एक वर्ड था जिसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर है? यहाँ पे देखिए क्रक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट, मेन इनका क्या था, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। MM पोजीशन इज द
आर्बिट्रेज आर्ग्यूमेंट। जो ये आर्बिट्रेज प्रक्रिया है ये आपको ध्यान रखना है। जो आर्बिट्रेज का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर आपको अपने शेयर को है वो आप सेल कर सकते हैं किसी और कंपनी में या फ्री, ठीक है। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में भी एक MM थ्योरी हमने डिस्कस की, तो वहाँ पे मैंने आर्बिट्रेज प्रोसेस आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे वही मीनिंग है आर्बिट्रेज का। The arbitrage process involve the switching and balancing option। ये क्या है कि ये जो आर्बिट्रेज प्रक्रिया है एक स्विचिंग और बैलेंसिंग ऑपरेशन है। यानी बैलेंसिंग का मतलब है आपके किसी भी कार्य पे इफेक्ट नहीं आएगा, आपका जो भी प्रोसेस है वो बैलेंस में रहेगी, ठीक है। इन द अदर वर्ड आर्बिट्रेज रिटर्न टू एंट्रिंग। देखिए मेन ध्यान रखिएगा ये क्या कह रहा है, देखिए आर्बिट्रेज ये क्या कह रहा है, आर्बिट्रेज रिटर्न टू एंट्रिंग साइमल्टेनियसली इनटू टू ट्रांजैक्शन विच एग्जैक्टली बैलेंस और कॉम्प्लीमेंट ऑफसेट ईच अदर। ध्यान रखिएगा कि दो एक साथ जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो साथ साथ अगर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक साथ, यानी कि जो युग्म पद होते हैं एक समय होते हैं उसके बारे में, यानी कि एक साथ जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक दूसरे को संतुलित करते हैं या पूरी तरह से संतुलित रहते हैं, एक साथ जो चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेन इनका कहने का क्या मतलब था, देखिए यहाँ पे मेन क्या कह रहा है कि फर्म के टू ट्रांजैक्शन हियर आर द एक्ट ऑफ पेइंग डिविडेंड एंड राइजिंग एक्सटर्नल फंड आइदर थ्रू the sale of new share raising additional loan, assume that firm has some investment opportunity। यानी कि ध्यान रखिएगा कि ये दो लेन देन लाभांश का भुगतान करने और नए शेयरों की बिक्री अतिरिक्त अगर कोई लोन उठाना है तो बाहरी अगर धन जुटाने का कार्य है तो फर्म के पास कुछ निवेश अवसर होंगे। यानी कि ध्यान रखिएगा जब तक फर्म के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होना बहुत जरूरी है, इस पॉइंट में आप ध्यान रखिएगा। अगर हमारे कंपनी के पास में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो वो क्या करेगी, वो अपने पास में रिटेन अर्निंग रखेगी और इसे इन्वेस्ट कर देगी। क्लियर है। अगर हमारे पास में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है तो हम डिविडेंड दे सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, द फर्म हैज टू अल्टरनेटिव, उसके पास दो विकल्प होते हैं। इट कैन रिटेन इट्स अर्निंग, यानी कि वो अपने पास रखे या तो इनकम को, और डिस्ट्रीब्यूट द अर्निंग ऑफ द शेयर होल्डर एंड राइज द अमाउंट ऑफ। देखिए ध्यान रखिएगा ये कह रहा है कि या तो ये क्या करेगी कंपनी, अपनी कमाई को अपने पास बनाए रखेगी या आप शेयर होल्डर को है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ठीक है। यानी बाहरी रूप से जो बाहर से जो अमाउंट है उसका अरेंज करेगी। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट तो कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए क्या करेगा, रिटर्न अर्निंग के रूप में कंपनी रख लेगी, ठीक है। यहाँ पे डिविडेंड नहीं देगी, तो यहाँ पे शेयर होल्डर होममेड डिविडेंड बना सकते हैं अगर उन्हें कैश चाहिए तो। यहाँ दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अर्निंग को, यानी कि अब हाँ यहाँ पे जो इनकम है उसको रिटेन अर्निंग के रूप में नहीं रखकर सेकंड ऑप्शन में कहा जा रहा है कि डिविडेंड के रूप में दे देगी। जब कंपनी डिविडेंड के रूप में दे देगी इनकम को तो वो अपना अरेंजमेंट कहाँ से करेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो होगा बाहर से लोन लेकर या एक्सटर्नल सोर्सेज से। ये आपको ध्यान रखना है। If the firm select the second alternative, arbitrage process is involved। ध्यान रखिएगा अगर कंपनी सेकंड प्रोसेस को फॉलो करती है, इन्वॉल्व करती है, तो ये क्या होगा, आर्बिट्रेज प्रोसेस के माध्यम से, ठीक है। बाहरी रूप से शादी बढ़ाकर यदि फर्म दूसरी वैकल्पिक ऑप्शन को चुनती है तो इसमें क्या होगा, ये आर्बिट्रेज प्रोसेस इसमें शामिल रहेगा। क्लियर है। तो इस कहने का मतलब ये आ गया कि लाभांश का भुगतान या अन्य साधनों के माध्यम से धन जुटाकर अगर डिविडेंड का वो अलॉटमेंट करती है तो वो अपने जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसका अरेंजमेंट बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेज से क्या कर सकती है, पैसा लेकर कर सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बाहर से पैसा लेकर करेगी तो यहाँ पे उनके एक बार बाहर से पैसा लेगी तो यहाँ पे उनका क्या होगा, जो फर्म का शेयर वैल्यू है वो एक बार क्या हो जाए, डिक्लाइन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिविडेंड दिए तो और डिविडेंड देने के बाद में शेयर का प्राइस थोड़ा सा डिक्लाइन होगा क्योंकि बाहर से लोन लिया जा रहा है, ठीक है। अब कंपनी को अपना आगे टाइम में इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो यहाँ पे जो कह सकते हैं वैल्यू ऑफ द शेयर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए अगर
या फिर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर शेयर होल्डर को अगर सेकंड कंडीशन को समझें, यहाँ फर्स्ट कंडीशन में तो आपको पता होगा कि रिटेन अर्निंग रखेगा और अपना अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे, होममेड से। लेकिन सेकंड कंडीशन में ध्यान रखिएगा, अगर डिविडेंड का पेमेंट कर दिया तो शेयर का बाजार मूल्य एक समय के लिए बढ़ गया, ठीक है, एक समय के लिए वो बढ़ेगा शेयर का प्राइस। लेकिन जब अतिरिक्त ब्लॉक के मुद्दे आएंगे, अतिरिक्त जब करेंगे तो शेयर का जो टर्मिनल मूल्य होगा, ठीक है, उस टर्मिनल मूल्य क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होगा, उसमें गिरावट आएगी। तो बढ़े हुए लाभांश के परिणाम स्वरूप निवेशक को जो इनकम रिसीव्ड हो रही है, जो इन्वेस्टर को इनकम मिली डिविडेंड की वजह से, वो शेयर के टर्मिनल मूल्य में कमी से पूरी तरह से बराबर हो जाएगी। यानी कि शेयर का जो टर्मिनल प्राइस होगा वो डाउन होगा और फिर जो हमने डिविडेंड दिया है उसको क्या कर देगा, बैलेंस में कर देगा। क्लियर है आपको? यानी निवेशक के अनुसार हम कह सकते हैं कि एमएम लाभांश और कमाई के प्रतिधारण के बीच में वो क्या हो जाएगा, इनडिफरेंस हो जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा। तो ये उनका मेन बताना था, ठीक है। अगर हम बात करें इसको क्रिटिसाइज करने की, तो मेन ध्यान रखिएगा, इनको क्रिटिसाइज किया गया था कि टैक्स को देखिए, टैक्स डिफरेंशिएट एमएम थ्योरी जो थी, उन्होंने बिल्कुल ये माना था कि टैक्स को नहीं माना था, तो ये अवास्तविक है, क्योंकि टैक्स तो आपको पता है डिविडेंड देने से पहले टैक्स पे होता ही है, ठीक है। तो वो उन्होंने बताया, जबकि उन्होंने डिविडेंड और दूसरा क्या था आपका पूंजीगत लाभांश, उनकी विभिन्न दरों में करों को भुगतान करना पड़ता है, यानी डिफरेंट हमें पेमेंट करना ही पड़ता है, लेकिन टैक्स होता है। तो उन्होंने कहा कि नो टैक्स, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोई भी आपके फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं होती है, जबकि आप जानते हैं कि जब भी हम शेयर इशू वगैरह करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कमीशन है, ब्रोकरेज है, वो देनी ही पड़ती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी फ्लोटिंग कॉस्ट वगैरह नहीं होगी, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हम फ्यूचर की कंडीशन को देख सकते हैं, हम फ्यूचर को जान सकते हैं, जबकि क्या वास्तविकता में ऐसा होता है, क्या नहीं होता। यानी भावी स्थितियों के पूर्व अनुमान का हमेशा अनिश्चितता ही बनी रहती है, यानी हम भविष्य को कभी देख नहीं सकते, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि विनियोग ग्राहक के द्वारा अपने विनियोग पर अर्जन को प्राथमिकता देने का मूल कारण होता है। इस आय को विनियोजित कर लाभों में वृद्धि कर सकते हैं। अब कस्टमर जो है वो क्या करेगा, कस्टमर द बेस्ट रीजन ऑफ गिविंग प्रायोरिटी ऑफ द अर्निंग ओवर देयर इन्वेस्टमेंट। अगर कस्टमर है वो अपनी प्रायोरिटी किसको देगा, अब वो अर्निंग को देगा कि मैंने जो विनियोग किया उसमें मुझे कुछ ना कुछ इनकम मिले, ठीक है। देन यू कैन इंक्रीज योर प्रॉफिट, ठीक है, एप्रोप्रिएट दिस इनकम। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मेन है वो कहता है कि ग्राहक द्वारा अपना इसलिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि उसे कुछ ना कुछ अर्निंग है उसको प्राथमिकता दी जाती है, अन्यथा वो विनियोजित भी क्यों करेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ करंट इनकम, ध्यान रखिएगा कि हम लोग कभी भी अगर हमें कोई कहे कि आपको आज 100 रुपीज़ दिए जाए या मैं 2 दिन बाद दे दूँ, तो हम क्या कहेंगे कि आज ही हमें दिया जाए। तो हमेशा जो करंट इनकम होती है उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि फ्यूचर में क्या मिलेगा। तो ये कहने का मतलब है कि इनकी जो मान्यताएं थी उनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया, यानी चालू आय की जो आशा है उस पर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये सिद्धांत था ओवरऑल, इसके बारे में ये बताया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये थी इनकी क्रिटिसाइज किया था। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो P0 P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस KE। P0 क्या हो जाएगा, आपका जो करंट प्राइस है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। साथ ही साथ P1 क्या हो जाएगा, जो आप फ्यूचर का, तो ये P0 किसको बताएगा, जो आपका बिगिनिंग मार्केट प्राइस होगा उसको। P1 किसको बताएगा, जो आपका मार्केट प्राइस है एंड ऑफ द पीरियड उसको। D1 क्या होगा, डिविडेंड को है डिनोट कर रहे हैं, और KE क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये था मोदी गिलानी का जो सिद्धांत है उसके बारे में। तो P0 का आपको ध्यान रखना है, बिगिनिंग प्राइस है, ये एंड ऑफ द प्राइस है। D1 क्या हो जाएगा, आपका डिविडेंड है, ठीक है, और KE किसको डिनोट करेगा, कॉस्ट